बीजेपी रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने एक मर्तबा फिर मुसलमानों को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया है। साक्षी महाराज ने मुसलमानों का अक़लियती दर्जा खत्म किए जाने की मांग की है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने दलील दी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान से ज्यादा है। ख्याल रहे कि साक्षी महाराज अक्सर अपने मुतनाज़ा बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। 20 करोड़ और हिंदुस्तान में 32 करोड़ मुसलमान, तो आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं अपनी सरकार से विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा कि तत्काल प्रभाव से मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त होना चाहिए। हाथरस इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल मामले में सीबीआई ने आज SC/ST कोर्ट में चारों मुलजिमों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चारों मुलजिमों पर इस्मत रेजी और कत्ल का इल्जाम है। मुलजिमों के वकील के मुताबिक सीबीआई मुतासरा के भाई को साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट के लिए गुजरात लेकर जाएगी। वाज़ेह है कि हाथरस मामले में मुतासरा के भाई ने ही FIR दर्ज कराई थी। जो पहले इन्होंने नामजद किया था, उसके बाद रवि को नामजद किया, उसके बाद और अलग बयान हुए, उनमें फिर 2 लवकुश और रामू को और बढ़ाया गया था। लेकिन पुलिस ने, सीबीआई ने ये पाया कि क्योंकि डायरेक्ट डिक्लेरेशन है उसमें, जो लास्ट का 22 तारीख वाला बयान है, उसको बेस मानते हुए उन्होंने कहा ये कोर्ट के ऊपर छोड़ते हैं निर्णय, और चार्जशीट चारों के खिलाफ दाखिल कर दिए। और आज अच्छा, किन धाराओं में किया है सर? ये 325 SC/ST एक्ट है, 354 है, 376 ए, 376 डी। अच्छा, हत्या 302 में सर। नजर रखने के लिए रियासती वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए रियासत भर में तृणमूल कांग्रेस के तई अक़लियतों में बेदारी मुहिम चलाने की हिदायत दी है। आज यौम अक़लियत के मौके पर तृणमूल कांग्रेस ने सिद्दीकुल्लाह चौधरी के चेहरे को सामने रखकर अक़लियती वोट बैंक को समेटे रखने की उम्मीद जताई है। तृणमूल अक़लियती सेल आइंदा 24 दिसंबर को सिद्दीकुल्लाह चौधरी की सरबराही में किसानों की हिमायत में रैली का इनेकाद करेगी। साथ ही साथ रियासत भर में अक़लियती सेल पार्टी के तई तशहीरी मुहिम चलाएगी। वाज़ेह है कि आज ही अक़लियती सेल जिला कमेटी के रुकन कबीरुल इस्लाम ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। মাটিতে যারা লড়াই করে তারা বুঝে লড়াইটা হবে, বুঝবে। তার আপনার মনে হয় না বাম কংগ্রেস জোটও? আমার বাম কংগ্রেস একটা দল, আর বাংলার জন্য আমরা যথেষ্ট। এখানে কোনো কে সিদ্দিকী, কে ফারুকি আর কে আব্বাসী দরকার নেই। सिद्दीकुल्लाह चौधरी बांग्लार को परिचित मानुष। यौम अक़लियती हुकूक़ के मौके पर भोपाल में समाजी तंजीमों ने अक़लियतों की तालीमी, समाजी और माशी तरक्की के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में काम करने पर जोर दिया। समाजी तंजीमों ने यौम अक़लियती हुकूक़ का इस्तक़बाल करते हुए कहा कि अक़लियतों की पसमानदगी के लिए जितनी जिम्मेदारी हुकूमतें हैं, इससे ज़्यादा मुस्लिम समाज के वो रहनुमा हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज की तरक्की के नाम पर उनका इस्तेहसाल किया। यौम अक़लियती हुकूक़ के मौके पर भोपाल की समाजी तंजीमों के रुख को जानने के लिए हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने खास बातचीत की है। आज का दिन अक़लियतों के लिए इसलिए बहुत अहम है कि आज अक़लियती हुकूक़ का दिन है, और इसके साथ साथ अरबी ज़बान का भी दिन है। क्योंकि अगर हम आलमी सतह पर बात करते हैं तो उसको अरबी ज़बान को जो है 18 दिसंबर को जो है आलमी यौम अरबी के दिन डिक्लेयर किया गया है, और फिर यह अक़लियतों के हुकूक़ का दिन भी है अल्पसंख्यक दिवस के दिन पर। यहाँ पर पूरे मुल्क की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या भोपाल की बात करें, बातें तो अक़लियतों के हवाले से सियासी सतह पर बहुत हो रही है, लेकिन अक़लियतों के इदारे खस्ताहाली का शिकार है। अक़लियतें इसके लिए कहाँ तक जिम्मेदार हैं और हुकूमतें कहाँ तक जिम्मेदार, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश की जो है अलग अलग जो है समाजी तंजीमों के जिम्मेदार मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पर आज़ादी कितने साल हो गए, तमाम कौमें तरक्की कर रही हैं, और आपको एक मखसूस दिन मनाना पड़ रहा है, क्या इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं या हुकूमतें? दोनों। हम भी यकीनन हम भी जिम्मेदार हैं, और भी दूसरी दिगर कौमें हैं, उनको देखिए आप, बकौल आपके के लोगों ने अपने दिलों में जिंदा रखा। आज हमारे यहाँ क्या है, हमारे जो हमारे यहाँ शहर के या हमारे प्रदेश के या हमारे मजहबी रहनुमा जिनको हम कहते हैं, कुरान पढ़ाते हैं तो तफसील से नहीं पढ़ाते। जब कुरान जैसी चीज़ तफसील से आप नहीं पढ़ाएंगे तो उर्दू कहाँ से पढ़ाएंगे उस मकतबों में? तो कहीं ना कहीं गुनाहगार हम भी हैं, गुनाहगार सरकारें भी रही हैं गुनाहगार। यहाँ पर हमें अपना एहतसाब भी करने का, और क्योंकि आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि आपको जो है अगर एक आईनी तौर पर एक दिन दिया गया है कि आप अपना सेल्फ एनालिसिस करें, अपना एहतसाब करें, और आपको पता चले कि हुकूमत ने जो चीज़ें आईनी हुकूक में आपको दिए हैं वो कितनी अहम है और आप उसको कैसे ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ
कि उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए जितना अहम किरदार मदारिस ने निभाया है उतना हुकूमतों ने नहीं निभाया है। हम लगभग 15 सालों से जो है मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत मध्य प्रदेश से कि पूरे भोपाल के मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की तादाद लातादाद है, पर उनके उस्तादों की बिल्कुल ही वहाँ पर कमी है। तो ऐसे में उर्दू कहाँ पढ़ने जाए? जिस मुल्क के अंदर अक़लियत महफूज होती है वो मुल्क तरक्की करता है, और जिस मुल्क के अंदर अक़लियत महफूज ना हो उस मुल्क के अंदर फसादात होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं तो हमें अक़लियतों के हक़ूक़ का ख्याल रखना पड़ेगा और उनके हक़ूक़ की अदायगी करना पड़ेगी। ने सारे इदारे कायम किए हुए हैं, लेकिन सारे इदारे बीमार हैं क्योंकि उनको किसी तरह का कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा तनख्वाहें कई महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली हैं स्टाफ को, तो इस तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ अक़लियत इदारे कायम तो कर दिए गए हैं लेकिन उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। आलमी यौम अक़लियती हुकूक़ की मुनासिबत से आज रांची वाक़े कांग्रेस दफ्तर में सेमिनार का इनेकाद किया गया। पार्टी के अक़लियती मोर्चा के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर मालियात डॉक्टर रामेश्वर, वज़ीर ज़राअत बादल पत्रलेख के अलावा कसीर तादाद में पार्टी लीडरान और कारकुनान शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी लीडरों ने रियासत के अक़लियती तबकों से मुताल्लिक़ मसाइल का जिक्र किया। साथ ही मौजूदा हुकूमत के क़याम को 1 साल का अरसा गुजरने के बावजूद अक़लियती फलाही इदारों का क़याम अमल में नहीं आने पर अफसोस का इजहार किया और इन इदारों के जल्द तश्कील के लिए कदम उठाने का मुतालबा किया। सरकार के दोनों मंत्रियों से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द झारखंड सरकार जितने बोर्ड निगम है, आयोग है, हज कमेटी है, वक्फ बोर्ड है, इसका गठन करे। वित्त निगम जो है, फाइनेंस कमीशन है, वो पूर्ण रूप से उसको बनाया जाए जिससे माइनॉरिटी के लोगों को लोन वगैरह मिले, वो अपना कारोबार में आगे बढ़े। और एक खास तौर से जो मैंने डिमांड रखा है आज मंत्रियों के बीच, अल्पसंख्यक समाज के लिए हर जिले वाइज, हर प्रखंड वाइज एक मॉडर्न एजुकेशन के रूप में एक अच्छा स्कूल बनाने का काम करें जिसमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे। आलमी यौम अरबी के मौके पर भोपाल बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी शोबे अरबी के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। अरबी ज़बान और नई तालीमी पॉलिसी के उन्वान से मुनक़्क़िदा सेमिनार में अरबी के मुमताज़ स्कॉलर्स ने शिरकत की और अरबी ज़बान की अहमियत और इफ़ादियत पर तफसील से रोशनी डाली। दानिश्वरों ने नई तालीमी पॉलिसी में अरबी ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए अरबी के शोबे कायम करने के साथ अरबी ज़बान के बेहतरीन लिटरेचर को हिंदी और उर्दू में मुंतकिल करने और हिंदी व उर्दू के बेहतरीन अदब को अरबी ज़बान में मुंतकिल करने पर जोर दिया। दानिश्वरों का मानना है कि अरबी ज़बान के पढ़ने से न सिर्फ हिंदुस्तान और अरब ममालिक के बाहमी रिश्ते को इस्तवार करने में मदद मिलेगी बल्कि दोनों मुल्कों के बेहतरीन अदब को भी एक दूसरी ज़बान में मुंतकिल करके रिश्ते को और मजबूत बनाया जा सकता है। दानिश्वर कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। आज 18 दिसंबर है और ये अक़वाम मुत्तहिदा जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अरबी डे के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिससे अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए और भी मुख्तलिफ उन्वान से पूरे साल दिन होते हैं। तो आज का दिन जो है अरबी डे के तौर पे मनाया जाता है। तो भोपाल में जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है उसका अरबी डिपार्टमेंट मोहतरम आयशा साहिबा की सदारत में चल रहा है, तो उसके ज़रिए भी आज अरबी डे का एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया और उसमें शहर के ज़िम्मेदार और यूनिवर्सिटी के सब ज़िम्मेदार असातिज़ा इकराम और तलबा शरीक हुए। तो हमारे मजहबी नुक्ते नज़र से तो अरबी ज़ुबान बहुत ही इंतहाई अहम है और उसी तरह तिजारती और जो दूसरे वजूहात है उससे भी इंतहाई अहम है, क्योंकि दुनिया के 60 से ज़्यादा मुल्कों में अरबी ज़ुबान बोली जाती है। और हम लोग तो ये अक़ीदा भी रखते हैं कि अरबी ज़ुबान जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान थी और जन्नत की ज़ुबान भी अरबी होगी। अरबी ज़ुबान को बैनुल अक़वामी ज़ुबानों के 6 कैटेगरी में रखा है, उसमें 6ठा नंबर अरबी को हासिल है और उसके लिए उन्होंने 18 दिसंबर को मुतय्यन किया गया। उसी के मातहत हम एक शोबे अरबी की जानिब से छोटा सेमिनार, उसमें बच्चों के इवेंट्स और थोड़े से नशीद
और कुछ कल्चरल प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ मुनक़िद करते हैं, ताकि हम भी ये बावर कराना चाहें कि शोबा अरबी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का एक ज़िंदा शोबा है और उसमें काफ़ी रिसर्च के काम हो रहे हैं, काफ़ी PhD कराए जा रहे हैं और हमारी फैकल्टीज़, चाहे वो गेस्ट फैकल्टी हो या परमानेंट फैकल्टी हो, बराबर अरबी की तरक्की के लिए। आलमी उर्दू ट्रस्ट सर सैयद अहमद खान पर बड़ी पेशकदमी करते हुए कुलियात सर सैयद को सामने लाने जा रहा है। सर सैयद के गिरां कदर काम को सामने लाने वाले 3 जिल्दें मुकम्मल हो चुकी हैं। हालांकि सर सैयद अहमद खान के पूरे काम को 25 जिल्दों में शाया किया जाएगा। ट्रस्ट के चेयरमैन और कुलियात मुरतब करने वाले ए रहमान ने बताया कि 2017 में किए गए वादे को पूरा किया जा रहा है। काफ़ी अरसे से उठाया जाता रहा है कि सर सैयद अहमद ख़ान की तमाम तहरीरों को यकजा करके, यानी उनका कंप्लीट वर्क्स, उनका पूरा काम कुल्लियात की सूरत में क्यों नहीं शाया किया गया। बहरहाल इस सवाल का कोई जवाब तो कहीं नहीं मिला, लेकिन 2017 में सर सैयद अहमद ख़ान के 200 साल जश्न के मौके पर मैंने ऐलान किया था कि सर सैयद की कुल्लियात आलमी उर्दू ट्रस्ट की तरफ से शाया की जाएगी। 2.5 साल में वो काम मुकम्मल हो गया और कुल्लियात की तबाअत शुरू हो गई और खुदा का शुक्र है कि उसकी 7 जिल्दें तबाह हो चुकी हैं, बकिया तैयार हैं और पूरी कुल्लियात 25 जिल्दों पर मुश्तमिल होगी, जो अप्रैल तक मुकम्मल तौर पर सामने आ जाएगी। कुल्लियात सर सैयद की अव्वली 3 जिल्दों का इजरा कल गालिब एकेडमी में, यानी 19 दिसंबर 2020 को गालिब एकेडमी में 3 बजे के करीब किया जाएगा, लेकिन वो खुसूसी मदवीन की मौजूदगी में होगा। ये 3 जिल्दें तफसीरुल कुरान और खुतबात अहमदिया पर मुश्तमिल हैं। तफसीरुल कुरान 2 जिल्दों में है और खुतबात अहमदिया यानी। हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब कर्नाटक दारुल हुकूमत बेंगलुरु में कदम जमाने की कोशिश कर रही है। बेंगलुरु के सिटी मार्केट में MIM का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में कई नौजवानों ने MIM पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हैदराबाद से MIM के लीडर रहमतुल्लाह तैयब ने कहा कि MIM पार्टी मुल्कगीर सतह पर तेजी के साथ फैल रही है, अक़लियतों दलितों की आवाज़ बनकर उभर रही है। MIM बेंगलुरु के सदर मोहम्मद शरीफुद्दीन ने कहा कि बड़ी तादाद में नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में दाखिल हो रहे हैं। आने वाले बेंगलुरु महानगर पालिका के इंतखाबात में पार्टी हिस्सा लेगी। इस मौके पर MIM के नुमाइंदों ने कहा कि वो कर्नाटक असेंबली में मंजूर किए गए इंसदाद गांवकुशी बिल के खिलाफ एहतजाज करेंगे। कर्नाटक रहो या महाराष्ट्र रहो या दूसरे रियासतें रहो, हर रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकतवर तरीके से काम कर रही है। यही मकसद है कि मुसलमान और दलितों के अंदर जो लीडरशिप की कमी है, वो कमी को पूरा करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर काम कर रही है और काम करती रहेंगी। जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक़ है, कांग्रेस के पास लीडरशिप की कमी है। सिर्फ और सिर्फ आज़ादी के बाद से अब तक 70 साल से कांग्रेस ने मुसलमान और दलितों का इस्तेसाल किया और उनके कमज़ोरियों को रखते हुए उनका इस्तेमाल करते रही। अब कांग्रेस की ये चीज़ ख़त्म करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर रियासत में सरगर्म है और इंशाअल्लाह ताकतवर तरीके से हर चीज़ से मुकाबला। औरंगाबाद में OBC समाज की तरफ से एक बड़ी रैली निकाली गई और ताकत का मुजाहरा किया गया। हालांकि इंतजामिया की जानिब से इन्हें इजाज़त नहीं दी गई। तहम रैली में शामिल सैकड़ों अफराद ने क्रांति चौक में जमा होकर बाहमी इत्तेहाद का मुजाहरा किया। इस मौके पर OBC समाज की खवातीन ने रास्ते पर रिवायती रक्स पेश किया। इस रैली में मुसलमानों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। किसी को मालूम नहीं है कि कोर्ट में क्या हो रहा है। सबको मालूम है कि मराठा आरक्षण के संदर्भ में कोर्ट में केस चालू है। हमारा मराठा समाज को विरोध नहीं है, उनको उनका आरक्षण मिलना चाहिए, वो उनको हक है वो मिलना चाहिए, लेकिन हमारे आरक्षण को धक्का नहीं लगना चाहिए। और उसी तहत किसी ने जो पिटीशन की है कि OBC का आरक्षण जो है वो रद्द किया जाए, उस वजह से हम लोग जो है जन जागृति कर रहे हैं कि हमारे आरक्षण को भी अभी धक्का लेने की नौबत आई है, तो उसे बचाने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद को 100 स्मार्ट सिटीज में शामिल किया गया है। हालिया
सर्वे के मुताबिक औरंगाबाद शहर रियासत के 10 स्मार्ट सिटीज में तीसरे नंबर पर रहा। मरकजी हुकूमत की जानिब से शहर के तरक्याती कामों के लिए बजट भी मुख्तस किए गए, जिसमें से 300 करोड़ रुपए रियासती हुकूमत को मौसूल हो चुके हैं। बताया जाता है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100 करोड़ रुपए शहर में स्मार्ट बसों के लिए सर्व किए गए हैं, जिससे शहर में लोकल ट्रांसपोर्ट का मसला हल होने का इम्कान है। लेकिन शहरियों का कहना है कि बुनियादी सहूलतों की जानिब भी तवज्जो देना जरूरी है। लोगों का कहना है कि कारपोरेशन इंतजामिया की लापरवाही के सबब मुस्तकबिल करीब में शहरियों की हिफ्ज़ान सेहत का खतरा लाहक हो सकता है। की बात है कि ये दुनिया के 10 तारीखी शहरों में भी औरंगाबाद शामिल है। इसके लिए कितना बजट सेंक्शन हुआ उसका तो इल्म नहीं है, लेकिन 300 करोड़ के करीब बजट आ चुका है। उसमें से सिर्फ 100 करोड़ रुपए ये सिर्फ बसेस के लिए, स्मार्ट बसेस के लिए खर्च कर चुके हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी मैं मिसाल दे दूं आपको कि अगर किसी दूल्हे को सिर्फ सहरा पिना दिया जाए और नीचे उसको तैयारी न की जाए तो कैसा लगेगा, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो अभी सुनने में आ रहा है कि भाई उन्होंने आके सीएम साहब ने उसका करके गए हैं, लेकिन जब तक जो है तो लोगों को इसकी सुविधा नहीं मिलेंगी, जब तक जो है तो लोगों को यकीन नहीं है। अभी पानी का मसला, कचरे का मसला, उसके अलावा जो है तो आप ये देखिए कि कचरा उनका अभी तक सही उनका डिपो उनको नहीं मिल रहा, जहाँ वो ले जाके डालते हैं वहाँ के लोग विरोध करते हैं। तो इसके लिए जो है तो ये क्यों हो रहा है? हालांकि हर स्टेट में, हर शहर में ये समस्या तो हर जगह है, लेकिन वहाँ नहीं है ये प्रॉब्लम। तो इसके लिए इसको गंभीरता से सोचना चाहिए, प्रशासन को भी, हमारे नेताओं को भी बैठ के, और इसके अंदर जो मालेगांव में 2 महीने कबल दफन हुई अपनी वालिदा की लाश को कब्र से निकालकर दो भाइयों ने अपने आबाई वतन मनमाड़ में दफन किया। उसके लिए दोनों भाइयों ने कानून का सहारा लिया। इन भाइयों का कहना है कि उनकी वालिदा की ख्वाहिश थी कि उन्हें आबाई मकाम पर ही सुपर्द खाक किया जाए। उनके लिए उन्हें 2 महीनों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। दरअसल मंजुलत वसंत सागर नामी खातून को 2 महीने कबल कोरोना के शक में मालेगांव के कोविड अस्पताल में दाखिल करा गया, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही खातून का इंतकाल हो गया, जिसके बाद क्रिश्चियन रस्म रिवाज के मुताबिक मालेगांव में क्रिश्चियन कब्रिस्तान में उन्हें दफन कर दिया गया। लेकिन बाद में कोरोना रिपोर्ट मनफी आई। इसके बाद दोनों भाइयों ने अपनी वालिदा की ख्वाहिश को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कदम उठाते हुए इसमें कामयाबी हासिल की। बच्चे लोगों की जो अंतिम इच्छा है, उनकी माताजी की जो अंतिम इच्छा है, उसको मद्देनज़र देखते हुए गवर्नमेंट, महाराष्ट्र शासन के लिए वो बरियल वहाँ पे वापस करने के लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से जो परमिशन है, वो सभी परमिशन आज यहाँ पे हमको मिल गई है, लेके आए हैं। कोविड-19च्या काळामध्ये माझ्या आईचं निधन झालं 22/9/2020 रोजी। ज्या दिवशी स्वाब घातला त्याच दिवशी त्यांचं निधन झालं आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी रिपोर्ट निगेटिव्ह आला। शासनाकडून काही चुका झाल्या त्या त्यांनी नंतर दुरुस्त करून घेतल्या आणि त्या गोष्टीमध्ये मला न्याय दिला। शासनाचं मी आभारी आहे। जी अंतिम इच्छा अशी होती का माझा विधी जो आहे तो स्थानिक ठिकाणी कब्रस्तानामध्ये मनमाड कब्रस्तानामध्ये व्हावा, अशी तिची इच्छा होती। ती पूर्ण करायसाठी मी लढाई लढलो आणि त्याच्यात मला यश मिळालं। सुभाष सागर मतलब आदमी थे, उनकी माँ के प्रति जो प्यार देख के मुझे ही लगा कि मुझे ज़रूर यहाँ कुछ करना चाहिए। तो उस हिसाब से इतना अदर जो डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपलिटी है, मेडिकल है, उनसे हमने हेल्प ली। एक्चुअली पहले दिन 21 सितंबर को जो लेडी थी वो यहाँ पे एडमिट हुई थी। 22 सितंबर को उनकी डेथ हुई थी। वो उनका कोविड का उनको न्यूमोनिया डिटेक्ट हुआ था। उनका कोविड टेस्ट भी हमने किया था, वो कोविड टेस्ट नेगेटिव आया था। उस हिसाब से हमने सब डिपार्टमेंट से कोरिलेट किया। मनमाड़ के प्रशासन से भी उनकी परमिशन लिए। दोनों जगह के जो क्रिश्चियन मिशनरी के पादरी है उनसे भी हमने एनओसी लिया। वो सब करके हमने आज वो बॉडी ट्रांसफ़र करने को दिया है। उमूमन लोगों में सरकारी स्कीमों व मराहत के मुताल्लिक़ लाइल्मी व अदम बेदारी के सबब इन स्कीमों से वो इस्तिफ़ादा नहीं कर पाते हैं, जिससे स्कीमों की खतिर रकम आखिर में लैप्स हो जाया करती है। लेकिन महाराष्ट्र के पावरलूम शहर भिवंडी में अबू सुफियान शेख नामी एक समाजी कारकुन की सरकारी स्कीमों से बेदारी मुहिम के सबब एक खातून जिनका नौजवान बेटा कोरोना से हलाक हो गया था, इस खातून को मरकज़ की जन धन योजना से
2 लाख रुपए दिलवाने में कामयाबी हासिल की, जिसकी वजह से खातून को बड़ा सहारा मिल गया। इत्तेफाक से इनके बच्चे का इंतकाल सिविल हॉस्पिटल में हो गया, तो गवर्नमेंट के जो योजना थी उसको मैं फॉलो अप करके गवर्नमेंट से ये 2 लाख रुपया पास कराया। और आज इनको डिस्ट्रीब्यूट हमारे शोएब भाई, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ है, इनके हाथों से, हमारे गठ नेता है हलीम भाई कांग्रेस के, इनके हाथों से शुभ मुहूर्त के लिए हिसाब से इनको बुलाया हूँ। और लोगों से ये अनुरोध है, विनंती है अवाम से कि इस योजना का लाभ उठाइए, इस योजना में आइए। और जनधन योजना बहुत अच्छी योजना है, इसमें अटल पेंशन योजना है, इसमें एक्सीडेंटल योजना है, इस योजना का लाभ उठाना बहुत अच्छा है। मैं सबसे पहले सुफियान भाई को मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ आज उन्होंने जो हमको यहाँ बुलाए। ये जो 2014 के अंदर सरकार की तरफ से जनधन योजना की एक स्कीम आई थी। सही बात तो ये है कि पूरे शहर में ये योजना का कोई लाभ उठा नहीं पा रहा है और लोगों को मालूमात नहीं है। आज आप चैनल वालों को बुलाने का मकसद ये है कि आपके चैनल के माध्यम से इस शहर में, भिवंडी शहर के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए तो आज ये इस जनधन की योजना है उसकी मालूमात जो सुफियान भाई ने सबको दी है। हम चाहते कर्नाटक के रायचूर में डिस्ट्रिक्ट टीपू सुल्तान संघ के सदर और साबिक रुकन बल्दिया अब्दुल हई फेरोज ने शहर के टीपू सुल्तान रोड की तौसीकी के कामों में हो रही ताखीर पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। अब्दुल हई फेरोज ने इल्जाम लगाया कि तौसीकी के कामों में बल्दी हुक्काम जानिबदाराना रवैया अख्तियार किए हुए हैं और सड़क की तौसीकी के कामों का आगाज होकर 4 महीने गुजरने के बावजूद अभी तक ड्रेनेज का काम मुकम्मल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कामों में सुस्त रवि के सबब मकामी अवाम के अलावा मसाजिद को जाने के लिए मुसल्लियों को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जो टीपू सुल्तान रोड आप देख रहे हैं, फिर टीपू सुल्तान रोड का वाइंडिंग का काम चालू होकर 4 महीने हो चुका है। ड्रेन का काम अभी तक आधे रास्ते में ही रुका है, अभी आगे जाने अभी 6 महीने लगते शायद नज़र आ रहा है मुझे। लिहाजा मैं इससे पहले भी न्यूज़ के ज़रिए डिप्टी कमिश्नर से मिलकर हम रब्ता किए थे जल्द से जल्द काम मुकम्मल करो बोल के। एक मरतबा इंस्पेक्शन डीसी साहब भी करे हैं, फिर उसके बाद एक 15 दिन काम फास्ट करा, फिर उसके बाद 15 दिन का फिर हेल्डअप हो गया। दशहरा आया, दीपावली ये बोल के ऐसी पेंडिंग होते जा रहा। और फिर कल मैं फिर जाके फ़ोन के ज़रिए चेयरमैन साहब को बात किया तो चेयरमैन साहब एक लेटर दीजिए फिर भाई मैं क्या है उसका आगे का फर्दर देख तो बोले। फिर मैं चेयरमैन नाम से लेटर भी दिया। लिहाजा जुम्मा का नमाज के बाद बहुत तकलीफ हो रही लोगों को, ड्रेन का पानी आ जाता रोड पे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद मशहूर हुए बाबा का ढाबा के मालिक कांत प्रसाद को जान से मारने की धमकी दी गई। बाबा का ढाबा के मालिक कांत प्रसाद ने इल्जाम लगाया कि कुछ लोगों ने उन्हें फोन करके जान से मारने की और उनकी दुकान जलाने की धमकी दी। कांता प्रसाद ने इसकी शिकायत दिल्ली के मालवीय नगर स्टेशन में दर्ज कराई। हमारी नुमाइंदा रचना ने उनसे बातचीत की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग मदद के लिए आगे आए और बाबा का ढाबा चलाने वाले बाबा कांता प्रसाद जी रातों रात फेमस हो गए और अब बाबा को जान से मारने की धमकी मिली है। एक बार फिर हम बाबा के ढाबा पर पहुंचे हैं और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि जो बाबा हैं यानी कि कांता प्रसाद जी, वो जिस तरीके से पहले काम कर रहे थे उसी तरीके से आज भी अपना काम करते हुए हमें दिख रहे हैं। उन्हीं से हम बात करेंगे। बाबा एक बात बताइए, पहले वीडियो आपका वायरल हुआ, फेमस हुए, लोग आए, अब जान से मारने की धमकी मिली है, क्या हुआ, किसने धमकी दी है? बेटा मैं शक्ल तो जानता नहीं। ये 28 जो है 74 जो है वहाँ पे मैं सुबह आ रहा था, वहाँ पे 3 लड़के चाय पी रहे थे। अच्छा वो मैं दुकान पर मेरे पीछे पे जहाँ पर आए आकर के यहाँ खड़े हो गए, कहने लगे बाबा कैसे हो? मैं बोला बेटा ठीक हूँ। कहने लगे बाबा आपने अच्छा नहीं किया, मैं गौरव का भाई हूँ, बाबा तुम्हें चटका दें? मैं बस इतनी बात सुना, अपनी ताला खुल चुका था, ताला बंद करके अपना घर चला गया। तो यानी कि आपका कहना है कि जो धमकी आपको मिली तो जो गौरव पर आपने आरोप लगाया था पैसे के फ्रॉड का, उसी की तरफ से धमकी मिल रही है? ये धमकी जब से कंप्लेन हुआ है तब से हो रही है, उससे पहले कभी नहीं किसी से हुआ और ना ही हमारे किसी दुश्मन काम किसी के कभी झगड़ा हमारा। तो अब जो धमकी मिली है उसकी शिकायत की आपने? हाँ शिकायत उन्होंने किया है, पुलिस वाले उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और अभी 8 तारीख को शाम को 7 बजे किसी ने हमारे को टेलीफोन में कहा बाबा कैसे? मैं बड़ा ठीक हूँ। बोले बाबा हम तुम्हारे को 70,000 रुपये दिए थे डोनेशन का, भैया किसके खाते में दिया था?
खास बात इंडिया में फिलहाल नहीं, मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।